नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी है पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 12.2 के कुछ पार्ट हमारे हो गए हैं और आज हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज शुरू कर रहे हैं हमारी जो 12.2 है उसकी क्लास। तो 9वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हो गए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीछे के जो वीडियो है उनके आपको लिंक मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे और नोटबुक पेन कॉपी लेके आप अच्छी तरह से अपना एक माहौल बना के बैठ जाइए और फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए। और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर बी डी। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक वृत्त में एक चतुर्भुज है, ये एक वृत्त है और इसमें एक चतुर्भुज है जिसका नाम दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, और इस ए बी सी डी में यह दे रखा है कि ए बी बराबर सी डी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि आप सिद्ध करो कि ए सी बराबर बी डी। ठीक है, यानी एक हमें क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, उस चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 9 हल। सबसे पहले लिखो दिया गया, तो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक चतुर्भुज जिसका नाम है ए बी सी डी और इसमें चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी बराबर है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी दोनों विकर्ण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर बी डी दोनों विकर्णों को सिद्ध बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो करते हैं उपपत्ति। देखो उपपत्ति, अब आपको एक बात पता होगी कि एक जीवा एक चाप को अंतरित करती है। जैसे ए बी एक जीवा है और ये ए बी ये चाप अंतरित कर रही है, या फिर यूं कहे कि ये चाप ये जीवा अंतरित कर रहा है। ठीक है, और आपने पीछे ये भी पढ़ा है कि समान जीवाएं होती है, समान जो जीवाएं होती है, अगर आपको ये बात नोट नहीं की है तो ये बात नोट कर ले, आप नोट कर ले अपनी नोटबुक में कि समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती है। कहने का मतलब क्या है, इधर ध्यान दो कि जैसे वृत्त है इसमें एक 5 सेंटीमीटर की क्या है, जीवा है और इधर एक 5 सेंटीमीटर की जीवा है। तो इस 5 सेंटीमीटर की चाप की जितनी लंबाई होगी उतनी इस चाप की लंबाई होगी। समझ रहे ना बात आप। तो समान जीवों के चाप भी क्या होते हैं, समगत चाप बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें दे रखा है कि ए बी और सी डी बराबर है, तो इनके संगत चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गई बात। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर सी डी ये प्रश्न में दे रखा है आपको, अतः क्या हो जाएगा, ए बी का चाप कौन सा है, ये। तो चाप ए बी और चाप सी डी भी बराबर होंगे, ये चाप का चिन्ह होता है। अगर ये जीवा बराबर है तो इनके संगत चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वृत्त की दो जीवाएं तो है ए बी और सी डी, जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ये चाप क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो मैं इधर और इधर दोनों तरफ ये चाप जोड़ दूं, कौन सा, चाप ए डी, तो क्या हो जाएगा, चाप ए बी प्लस चाप ए डी। मैंने इस समीकरण में दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, चाप ए डी जोड़ दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा समीकरण में, क्योंकि इधर जो राशि इधर जोड़ी वही राशि उधर जोड़ दी, तो समीकरण में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो आप नोट करो कि चाप ए बी प्लस ए डी, ए बी ये और ए डी, तो ये पूरा चाप हो गया कौन सा, बी ए डी। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया,
BAD, चाप यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, ये चाप, इसका मान बराबर, ये बराबर CD प्लस AD, CD ये और उसमें AD जोड़ दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, CDA। तो ये क्या हो जाएगा, CDA, चाप CDA। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों चाप बराबर है, कौन सा, BAD और CDA, ये चाप बराबर है तो इनकी संगत जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, संगत जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चाप है कौन सा, BAD, इसकी जीवा कौन सी है, BD जीवा है, इसकी जीवा कौन सी है, BD। और ये जो चाप है कौन सा, CDA, यहां तक, इस चाप की जीवा कौन सी है, AC। तो आप देख रहे हैं कि इस चाप की जीवा क्या लिख दूं मैं, BAD की जीवा कौन सी है, BD बराबर CDA, CDA इसकी जीवा कौन सी है, इस चाप की जीवा है AC, फिर क्या कर देंगे, AC इधर आ जाएगा और BD उधर चला जाएगा। तो क्या आ गया, AC बराबर BD, और यही हमें सिद्ध करना था। समझ आ गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि एक चतुर्भुज है, उसमें दो भुजाएं बराबर है और वो एक वृत्त में है, तो हमें ये सिद्ध, इनके विकर्ण बराबर सिद्ध करना है। तो छोटा सा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि समान जीवाओं के संगत चाप भी बराबर होते हैं और समान चापों के संगत जीवाएं भी बराबर होती है। क्लियर हो गया, ये आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट देखो 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के कर्मित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। देखो पहले तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझना। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और इसकी दो समान जीवाएं, समान का मतलब है कि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, ठीक है, और इन दोनों की लंबाइयां क्या है, बराबर है। जैसे हम नाम दे दिया A, B, C और D, और ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रश्न में हमें क्या कह रहा है कि हमें पता है कि जीवाएं दोनों क्या है, बराबर है, और ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्रमिक रूप से इनके जो भाग है वो बराबर है। क्रमिक रूप का मतलब क्या हो गया कि इसका ये भाग ED और इसका ये भाग EB, इस जीवा का भाग AE और इस जीवा का भाग EC बराबर है। कर्मिक का मतलब सुन के ना, देखो हमें ये तो पता है कि ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है, ये दोनों जीवाएं बराबर है, लेकिन कर्मिक भाग यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करने के बाद में ये जो पार्ट है ED और इधर EB ये बराबर है, और इधर AE और CE ये बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे हम। यहाँ पर हम लंब डालते हैं इस जीवा पर, तो यहाँ पर M बिंदु मान लो, और इस जीवा पर लंब डालते हैं, इसको हम N मान लेते हैं, ठीक है, और E को केंद्र से मिला देंगे। तो सर्वप्रथम देखो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10 हल, ठीक है, दिया गया जो दे रखा है प्रश्न में वो चीज लिख लो। क्या दे रखा है कि वृत्त में AB बराबर CD, AB और CD बराबर दे रखा है, इतना ही दिया हुआ है सिद्ध। और क्या दिया है, AB व CD परस्पर E पर प्रतिच्छेदित होती है। ये आपस में कहां पर, E बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ये चीज हमें दे रखी है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि इनके कर्मिक संगत भाग, कर्मिक संगत भाग का मतलब क्या हो गया, ED यानी ये जो CD भुजा है उसका केवल ED भाग बराबर होगा AB जो जीवा है उसका EB भाग, EB ये बराबर ये, तथा और साथ में क्या सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है कि AE बराबर CE। ये प्रश्न की आपकी भाषा है। प्रश्न समझ में आ गया, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कर्मिक भाग का मतलब हो गया कि इस जीवा का ये वाला भाग और इस जीवा का ये वाला भाग बराबर है, और CD भुजा का ये भाग और AB भुजा का AE वाला भाग बराबर है।
ठीक है, जो हमने लिख लिया, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें रचना, जो हमने रचना की है वो लिख दो। क्या रचना की है कि OM लंब डाला CD तथा ON लंब डाला AB पर। देखो हमने OM लंब डाला था इस पर और ON लंब डाला था इस पर, और क्या किया, तथा E को O से मिलाया। ये जो E बिंदु इसको O से मिला दिया। ठीक है, अब हम उपपत्ति करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। उपपत्ति, आप उपपत्ति में क्या देख रहे हैं, ध्यान दो। यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये नाम दे देता हूं मैं EMO और ENO, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। और इन्हीं दो त्रिभुजों के सारे हम हमारा जो मकसद है उसको प्राप्त करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले तो क्या लिख देंगे, AB बराबर CD। AB और CD दोनों क्या है, बराबर है। अब OM क्या है, इस पर लंब है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप क्या लिख देंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि AB जो भुजा है इसको N जो है वो दो बराबर भागों में बांटता है। AB बराबर CD तथा OM लंब है CD, OM लंब है CD, तो ये लंब है तो क्या हो जाएगा कि CM बराबर MD, CM बराबर MD बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंब है। और क्या हो जाएंगे, ON लंब है AB पर, ये ON लंब है AB पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये लंब है तो क्या हो जाएगा, AN बराबर NB, ये वाला भाग बराबर होगा। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, जीवा केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटता है, ये हमने इसका कारण लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों बराबर है AB और CD, तो इनका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये दोनों जीवाएं बराबर है तो इनका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि दो वैल्यू, एक x और एक y, ये दोनों बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा, बराबर। अगर दो राशियां बराबर है तो उनका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि MD और NB ये भी क्या होगी, बराबर। MD है वो तो CD भुजा का आधा है और NB है वो AB जो रेखाखंड है उसका आधा। तो इसलिए ये अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप कि इसकी MD बराबर ND, ये दोनों क्या होगी, बराबर। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आगे जब सरल करेंगे तो ये चीज़ हमारे काम में आएगी, ये हमें चाहिएगी, इसलिए इसको हमने ज्ञात किया है कि MD और ND भी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या लिख देंगे आप, त्रिभुज MEO आपने जो चित्र बनाया उस चित्र में आप देखते जाएंगे बिंदु को, MEO NEO में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे आप जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे, समकोण है क्योंकि ये लंब है। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि OM बराबर ON है, OM बराबर ON क्यों है बराबर, ध्यान दो
कि CD एक जीवा है और AB जो जीवा है ये दोनों बराबर है, और OM और ON क्या है, इन जीवाओं की केंद्र से दूरियां हैं। अगर ये जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरियां भी क्या होगी, बराबर होगी। पीछे जो प्रमेय पड़ी थी कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होती है। ठीक है, तो AB और CD बराबर है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे कि OM बराबर ON, और कारण लिखेंगे समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। लिख लिया, कोई दिक्कत? तो OM और ON बराबर आ गई। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज की EO भुजा, नीचे वाले त्रिभुज की भी EO भुजा बराबर है, उभयनिष्ठ जो दोनों त्रिभुजों की भुजा है। और तो इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या देख रहे हैं कि EO बराबर EO क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और कोण M 90 डिग्री का, कोण N भी 90 डिग्री का है, तो क्या लिख देंगे, कोण EMO बराबर कोण ENO बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ये लंब था तो यहाँ पर भी लंब है, तो ये दोनों 90 के कारण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दोनों त्रिभुज देखो, एक एक भुजा बराबर है, एक कोण 90 डिग्री का बराबर है, यानी दो भुजाएं बराबर है, एक 90 डिग्री का कोण उभयनिष्ठ है। तो RHS नियम से त्रिभुज कोण से MEO सर्वांगसम है त्रिभुज NEO। ये दोनों सर्वांगसम है, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो देखो मैं थोड़ा सा यहां कर दे रहा हूं। अब देखो इसकी EM भुजा, अतः दोनों सर्वांगसम है, तो इसकी EM बराबर इस त्रिभुज की EN भुजा क्या आ गई, बराबर आ गई। हमारे पास में क्या आ गया, EM बराबर EN। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम में, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब देखो क्या करेंगे, हमें तो सिद्ध क्या करना था, ED बराबर EB सिद्ध करना था ना, ED बराबर EB। ठीक है, तो हमारे यहां पर क्या आ गया कि EM और EN तो बराबर आ गया। अब इसमें क्या कर देंगे, MD और ND जोड़ देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, EM प्लस MD बराबर EN प्लस NB। ठीक है, इसको पूरा कर दिया, ED और EB। EN था, उसमें हमने एक तरफ MD जोड़ दिया, दूसरी तरफ ND जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि NB हमारे पास में था कि MD और NB बराबर है, थोड़ा सा सही नहीं लिख पाया, MD और NB ये दोनों क्या है, बराबर है। देखो MD ND, सॉरी ये D लिख दिया था, NB थी ये। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो इसको क्या लिख देंगे, EM प्लस MD बराबर EN प्लस, सॉरी यहाँ पर MD जोड़ना था दोनों तरफ, दोनों इधर भी MD जोड़ दिया मैंने, इधर भी MD जोड़ दिया। तो MD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NB लिख सकता हूँ, तो NB आ गया। अब देखो EM प्लस MD, EM इतनी प्लस MD, तो पूरी क्या होगी, ED होगी ना। तो इस पूरी का मान क्या हो गया, ED बराबर EN प्लस NB, EN प्लस NB पूरी क्या होगी, EB। तो पहला पार्ट तो हमारा सिद्ध हो गया, ED बराबर EB। ठीक है, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूं
क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, ए ई बराबर ई से भी सिद्ध करना है। यहां से थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। आगे देखो, पुनः हमें दे रखा है कि ए बी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर है, दोनों जीवाएं बराबर है। तो क्या करेंगे, देखो ए बी माइनस ए बी जो है उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ई बी बराबर सी डी में भी माइनस क्या करूँगा, ई बी। ये जो समीकरण थी उसमें दोनों तरफ मैंने ई बी घटा दिया, ठीक है। अब देखो ए बी माइनस ई बी ये घटाया और सी डी में से भी मैंने ये घटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ई बी है वो किसके बराबर है, ई डी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ई डी। अब ई डी क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, देखो आपको समझना चाहिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है। ई डी को क्यों घटा रहा हूँ मैं, ई बी की जगह ई डी क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि सी डी है मेरे पास में, सी डी है, उसमें से मैं ई डी घटाऊंगा। क्या घटाऊंगा, ई डी, तभी तो मेरे पास में सी ई बचेगी। सी ई लेके आना है मुझे, यहाँ पर क्या लेके आना है, सी ई, ये सी ई लेके आना, तो उसमें क्या घटाऊंगा, ई डी घटाऊंगा, जबकि यहां पर तो क्या ई बी है। तो ई बी और ई डी तो बराबर है, ई डी और ई बी तो बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा कि ए बी माइनस ई बी, तो ज्यों का त्यों रखना है क्योंकि ए बी में से हमें ई बी घटाना, तो ए ई बच जाएगी, बराबर सी डी माइनस ई बी की जगह क्या लिख दूं मैं, ई बी की जगह ई डी। अब यहां पर कारण लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ई डी बराबर ई बी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। आगे देखो, ए बी में से ई बी चली जाएगी, ए बी में से पूरी में ई बी घटा लेंगे तो ए ई बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, ए ई बराबर सी डी है, उसमें से मैं ई डी घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सी ई। और दूसरा पार्ट हमारा ये था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका 10वां प्रश्न। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, पढ़ेंगे। क्या कह रहा है 11वां प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ठीक है। केंद्र से गुजरता है या केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं। तो इनका मध्य बिंदु, इस जीवा का मध्य बिंदु, इस जीवा का मध्य बिंदु है, वो किधर से जाता है, केंद्र ओ से जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। छोटा सा प्रश्न है, स्वादिष्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो देखो हमने मान लिया कि ए बी और सी डी दो क्या है, समांतर भुजाएं हैं। इसका मध्य बिंदु एम, इसका मध्य बिंदु एन है और ये ओ से गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी एम एन ओ से गुजरती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ी सी रचना की आवश्यकता होगी। तो पहले तो प्रश्न नंबर 11, ठीक है, कैसे हल करेंगे, दिया गया क्या दे रखा है, ए बी बराबर सी डी, सॉरी समांतर, बराबर नहीं समांतर, ए बी समांतर है सी डी, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, देखो इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं कि एम एन ओ से गुजरती है, एम एन ओ से गुजरती है, अर्थात क्या है, एम एन व ओ, एम एन व ओ सरेख है। सरेख का मतलब ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। ये तो सिद्ध करना हमें, प्रश्न में कह रहा है, ये तो कह रहा है कि दो समांतर जीवाएं हैं और उन समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है एम एन, वो केंद्र से गुजरती है, ओ से गुजरती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें थोड़ी रचना करना है। रचना क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, ए बी जो है उसके समांतर एक केंद्र से होती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे, पी क्यू मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी समांतर पी क्यू खींचा तथा जो ओ से गुजरती है, जो ओ से गुजरती है। यानी पी क्यू एक रेखाखंड है, ओ ए बी के समांतर है, वो कहाँ से गुजरती है, ओ से गुजर, पी क्यू कहाँ से जा रही है, ओ से जा रही है। ये हमने रचना कर ली है, ठीक है। अब उपपत्ति करते हैं। देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे,
ए बी समांतर है सी डी तथा ए बी समांतर है पी क्यू। अब देखो ए बी समांतर है सी डी और ए बी समांतर है पी क्यू, इसलिए सी डी बी समांतर होगी पी क्यू। ये दोनों रेखाएं समांतर। पहले क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी समांतर है और ए बी के पी क्यू समांतर, तो पी क्यू सी डी के भी समांतर होगी। ठीक है, अब देखो यहां क्या लिखेंगे, कोण। कोण आप देखो ये एक तिर्यक रेखा होगी, कौन सी, एम ओ। एम ओ ए बी और पी क्यू की तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का आपको पता है, तो ओ एम बी, तो कोण या बी एम ओ बराबर, बी एम ओ बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये केंद्र से डाला गया लंब है। ठीक है, अगर आप इसको 90 नहीं मानते हो तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, पी ओ एम, कोण पी एम ओ। बी एम ओ ये इधर वाला कोण और ये पी एम ओ कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, एकांतर कोण है। आपने समांतर जो रेखाएं होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो इसका एकांतर कोण ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। आगे आगे आप इसमें देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि कोण डी एन ओ, कोण डी एन ओ बराबर, डी एन ओ इधर वाला कोण है, ये इसके बराबर होगा, बराबर कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब देखो कि ये कोण और ये कोण, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूं तो ये कोण और ये कोण इन कोणों के योग के बराबर आ जाएगा। अब देखो क्या है कि कोण पी ओ एम प्लस कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरलरेखा पर बना कोण है, 180 डिग्री का है, और ये कोण 180 डिग्री का है। इसका मतलब एम एन कहाँ से जा रही है, ओ से गुजर रही है। एम एन कहाँ से जा रही है, ओ से गुजर रही है। ठीक है, चूंकि कोण पी ओ एम बराबर 90 डिग्री तथा कोण पी ओ एन भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कोण इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। अगर इन कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएंगे, कोण एम ओ एन, कोण एम ओ एन, एम ओ एन क्या हो जाएगा, रैखिक कोण है, रैखिक कोण। अतः एम ओ एन सरेख बिंदु है। अगर सरेख बिंदु है अर्थात क्या हो जाएगा, एम एन वृत्त के केंद्र ओ से गुजरती है, और यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? तो ये आपका 11% कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 12.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो 12.2 तक की जो वीडियोज़ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारा 12.2 कंप्लीट हो गया है और कल हम 12.3 को शुरू करेंगे। उससे पहले एक परिमेय करवाएंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखें और स्ट्रॉन्ग रखें। मैथ्स स्टडी हब के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।